अनलिमिटेड एफएम, डर की नई कहानी हर रोज। आप सुनेंगे और घोष की कहानी पर आधारित बारहसिंघा। वो अकेली थी, कपड़े मैले, बाल पूरी तरह उलझे और बिखरे हुए। उसके चारों ओर हवा एक डरावनी आवाज के साथ चल रही थी, जिसका साथ पेड़ों के पत्ते दे रहे थे। दूर कहीं से भेड़ियों की चीखें सुनाई दे रही थी। घनघोर काले बादल माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। बेचैनी में ही सही, पर वो आगे बढ़ी। उसने उस तरफ कदम बढ़ाए जहां उसे बाहर निकलने की उम्मीद दिखी थी। अचानक एक हाथ कहीं से आया, जिसने उसके मुंह को दबोच लिया। वो चिल्लाई, पर कोई आवाज नहीं निकली। उसने हाथ पांव चलाए, पर हमलावर का हाथ टस से मस ना हुआ। वो अपना सिर चारों तरफ झटकाने की कोशिश करे, पर मौत आज उसे छोड़ने वाली नहीं थी। इस हालात में भी थोड़ी दूर पर उसे बरगद के पेड़ के पास एक सफेद सींग वाले हिरन का साया दिखाई दिया। वो इस साये को पहले भी देख चुकी थी। जैसे ही वो उसके पास आया, उन हाथों ने उसे छोड़ दिया। वो हैरान थी, सदमे में थी, और तभी उसके पेट पे उसने ब्लेड से वार कर दिया। एक के बाद एक वार, किसी पागल की तरह। प्रिया ने डरते हुए अपनी आंखें खोली और अपनी मां के घबराए हुए चेहरे को सामने पाया। अपने आप को देखो, तुमने फिर से वही बुरा सपना देखा है ना? सच भी था। प्रिया ने ठंडे हाथ और पैरों से अपने पसीने से भीगे हुए रजाई को हटाया। देखो, तुम 26 की हो गई हो, इतना तो ख्याल रखो। हाँ माँ, मुझे देर हो रही है। एक तो ये ट्रिप, ऊपर से तेरा शादी ना करना, मुझे ठीक नहीं लगता ये सब। माँ, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं ना, बार बार वही एक बात। अरे मैं क्या करूं अगर अजीब लग रहा है? तुझे पता है वहां पर क्या हुआ था? माँ, स्टॉप इट। क्यों? उस कमीने ने बर्बाद कर दिया हमें, खानदान का नाम बदनाम किया, और तू अब उसी के पास जाना चाहती है? पापा को गुजरे 20 साल हो गए हैं माँ। मत कह उसे पापा, वो तेरा बाप नहीं था, समझी? फाइन, विद्युत हो गया? हैप्पी? बेटा, तुझे सपना आया है, ये इशारा है, इशारा। मुझे भी इशारे मिल रहे हैं। इसलिए क्योंकि तुम बहुत सोच रही हो माँ। देखो, मैं ग्रीनफील्ड कॉटेज जा रही हूँ और अकेले थोड़ी रहूंगी। समर, आरुषि और करण भी साथ है। कॉटेज समर के अंकल की है और हम उनके गेस्ट हैं। कोई परेशानी नहीं होगी। वो जंगल कभी डरावना हुआ करता था, पर अब नहीं। अब तो वो टूरिस्ट स्पॉट है माँ। तुम मेरी चिंता मत करो, अपना ख्याल रखो, ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटा। ये लड़की जानते हैं, कभी किसी वक्त इस सैंक्चुरी में 12 सिंगों वाले बारहसिंगा की भीड़ हुआ करती थी, पर पोचिंग और जंगल कटने की बदौलत सिर्फ कुछ ही सालों में इनकी तादाद बहुत कम हो गई और ये गायब हो गए। तो आप कहना चाहते हैं कि बारहसिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई बारहसिंगा है ही नहीं? अजीब है। प्रिया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जीप की रेलिंग में अपना चेहरा टिकाए एकटक अपने पीछे छूटे जा रहे जंगल को देख रही थी।
एक अजीब सी उदासी थी। अचानक उसने एक सफेद जानवर को सड़क पार करते हुए जंगल में घुसते देखा। प्रिया के तन बदन में जैसे एक चिंगारी सी दौड़ गई। ग्रीनफील्ड कॉटेज पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। वो अंग्रेजों के जमाने की एक पुरानी कॉटेज थी जिसे सैंक्चुअरी के फील्ड डायरेक्टर के लिए बनवाया गया था। मिड 80s के दौरान आसाम के हेमराज कुमार नाम के एक रईसजादे ने सरकार से वो जगह खरीदी और उसे अपना प्राइवेट हॉलिडे होम बना लिया। उस पुराने कॉटेज को उसके असली रूप में रखते हुए मॉडर्न सजावट और सुविधाओं से लैस कर दिया गया था। हेमराज कुमार का देहांत बहुत सालों पहले हो चुका था, जिसके बाद कॉटेज उनके बेटे देशराज की हो गई थी, जो कि समर के अंकल थे। कॉटेज के साथ उन्हें अपने पिता के कई बिजनेस जैसे सैंडलवुड, टिम्बर, टी एस्टेट वगैरह वगैरह भी मिले थे। देशराज ने अपने पिता की संपत्ति को सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि नाम से भी बढ़ाया था। हेलो हेलो देखो तो कौन आया है। चिमनी के पास रिक्लाइनिंग कुर्सी पर बैठे 70 साल के एक आदमी की एक भारी आवाज कमरे के एक कोने से गूंज उठी। मामा, मामा आप कितने कमजोर हो गए हो। और तू भी कितना हैंडसम हो गया है। मामा जी, ये करण है, ये आरुषि और ये मेरी दोस्त। ओह, आई सी। तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो, मेरे सैम के लिए बिल्कुल सही। तुम्हें देख कर किसी की याद आ रही है। जी, कौन अंकल? वो शायद बहुत पहले किसी जान पहचान वाले की। हाँ, तुम लोग थके हुए होगे, अपने अपने कमरों में जाओ, फ्रेश हो लो, फिर एक एक ड्रिंक लगाते हैं। आए आए कैप्टन, चलो हम लोग अपने रूम्स देख लें। समर के साथ कमरे में जाते ही प्रिया शावर लेने चली गई। अचानक नहाते हुए प्रिया ने अपनी आंखें खोली समर, और देखा कि एक सफेद साया खिड़की से बाहर निकल रहा है। समर! वो तब चीख पड़ी जब उसने देखा कि समर एक लाश बन चुका है। उसने ऊपर देखा तो पानी था ही नहीं, पर अब वो खून था जो कि शावर हेड से नीचे गिर रहा था। उसने नॉब बंद करने की कोशिश की, पर खून बहता ही रहा। उसने बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ, और चारों ओर खून का एक पूल बन गया था। नालियां खून से जाम हो गई थी। खून उसके घुटनों, कमर और आखिरकार गले तक पहुंच गया। वो उसमें डूबने लगी। समर की लाश के टुकड़े हो गए और फिर उसकी आंखों में भी खून भर आया। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से खून में डूब गई और उसका दम घुटते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुली तो उसने खुद को समर की गोद में पाया, एक टॉवल में लिपटा हुआ। खून, खून, खून! प्रिया रिलैक्स। समर तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं है। खून, खून, खून! तुमने सपना देखा था? सपना? नहीं, नहीं, समर, समर, प्लीज बिलीव मी, यकीन करो। प्रिया, इट्स ओके, शांत हो जाओ। लो, ये कपड़े पहन लो। चलो चलो नीचे चलते हैं, बाकी लोग कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो अंकल, आपके इस कॉटेज में भूत भूत है कि नहीं?
भूत? नहीं नहीं। हाँ, पर मुझे इतना पता है कि रैमजी एथर्टन के इस कॉटेज को बनवाने के पहले यहां एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कहते हैं कि मरे हुए लोगों की आत्मा को परेशान करने के लिए सेटन इतना खफा हो गया था कि उसने बैरन को इस बात की सजा देने का फैसला किया, जिसके बाद उसके आसपास अजीबो गरीब हरकतें होने लगी। रैमजी को खून, कंकाल, लाशें और अपने आसपास आत्माएं दिखने लग गई। धीरे धीरे लॉर्ड रैमजी पागल हो गए और एक दिन उनके बटलर ने उन्हें अपने बेडरूम में लटका हुआ पाया। आपको क्या इन सब हवाई बातों पर यकीन है? हवाई बातें तो नहीं, पर कुछ चीजें हैं जो पहेली जैसी लगती हैं। 1935 से 1940 तक यहां पर 8 ऑफिसर्स की पोस्टिंग हुई थी और उन्होंने कोई ना कोई कारण देकर एक एक करके इसे छोड़ दिया। चलो दोस्तों, मुझे इजाजत दो। अब मैं अब सोने चला। गोपाल तुम्हारा खाना लगा देगा, आराम से खाओ और मस्त होकर सो जाओ। कल का दिन तुम लोगों के लिए बिजी होने वाला है। बिजी। गुड नाइट। बिजी? इन्होंने हमें कल सुबह टूर पे ले जाने के लिए किसी आदमी का अरेंजमेंट किया है। सैंक्चुरी और फिर आसपास के गांव एक्सप्लोर करेंगे और रात में जंगल सफारी का भी बंदोबस्त है। अगली सुबह वो लोग देशराज के करीबी नौकर बादल सिंह के साथ साइकिलिंग एक्सपेडिशन पर निकल गए। आप लोग सालों पहले आते तो यहाँ बारहसिंगा भी देखने को मिलते। पर सेंसस के हिसाब से तो अभी भी यहाँ 50 बारहसिंगा है। बकवास, झूठ है सब। यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं मेम साहब। पोचिंग? जी, उनके सींगों को देखिए। वो सींग इंटरनेशनल बाजार में लाखों में बिकते हैं। हा? लाखों में। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं? आइए, आपको कुछ दिखाता हूं। वो चारों को एक कच्ची सड़क से ले गया। आधे किलोमीटर के बाद वो एक तारों से घिरे हुए टीले के पास रुक गया। टीले के ऊपर एक अजीब सी मूर्ति थी। आदमी के चेहरे पर एक राक्षसी भाव था। एक हाथ में फरसा और दूसरे में एक बारहसिंघा का सिर। बहुत ही भयानक नजर थी उसकी। उसकी मूर्ति के नीचे लिखा था, विद्युत वर्मा ना बनो, बारहसिंघा की रक्षा करो। विद्युत वर्मा नाम के एक रेंज ऑफिसर की कहानी है, जिसकी पोस्टिंग बारहसिंगा सैंक्चुरी में 1995 से 2001 के बीच हुई थी। उसके समय सैंक्चुरी ने करीब 20% फॉरेस्ट कवर और जानवरों को खो दिया था। उसके आने से पहले 1000 से भी ज्यादा बारहसिंगे थे और उसके 6 सालों में 400 से भी कम हो गए थे। साला ऑफिसर था या ऑफिसर की वर्दी में पोचर है? विद्युत अपनी रेंज में एक टेरर नेक्सस चलवाता था। 2001 में एक और रेंज ऑफिसर सतीश चौधरी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उस वक्त के डिप्टी फील्ड डायरेक्टर को इसकी खबर दे दी थी। अब डीएफडी बाबू ने खुद एक इंक्वायरी बैठाई और सतीश की बताई हुई बातें सच निकली। एक रात वो वहां से भागने लगा। सतीश बाबू कुछ गार्ड्स के साथ उसके पीछे भागे। वहां पर दोनों के बीच मारपीट हुई और विद्युत ने सतीश पर
गोलियां चलाई। 3 निशाने चूके, पर एक गोली सतीश बाबू को लग गई। वो वहीं पर खत्म। सतीश बाबू के गार्ड्स ने बिना देर किए वहीं पर उसको मार गिराया। पूरे गांव में सतीश बाबू की मौत का मातम और विद्युत की मौत का जश्न मनाया गया। विद्युत की एक बेटी और बीवी थी। अच्छा हुआ वो लोग खुद ही यहां से भाग लिए। अगर यहां रहते तो प्रिया के शरीर में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। उसे उसकी मां के, उसके बाप के बारे में कहे हुए शब्द याद आ रहे थे। उसे अपने अस्तित्व से घिन आने लगी। उसका मन करे कि अब एक कॉटेज वापस जाए, सामान पैक करे और वापस लौट जाए। पर इससे शक पैदा हो सकता था। क्या बहाना देती वो ना जाने किन ख्यालों में खोई रही, जबकि उसके दोस्त बिना जाने उसके बाप को भद्दी से भद्दी गालियां देते रहे। ग्रीनफील्ड कॉटेज पहुंचकर उन्हें देशराज कॉटेज के आंगन में थोड़ी बीमार हालत में मिले। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं बेटा, वो कल रात नींद आने में बहुत दिक्कत हुई। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को सुबह का एक्सपेडिशन अच्छा लगा? बोले तो एकदम झकास अंकल। बादल सिंह ने हमें पूरा गांव घुमाया, बट मैं तो विद्युत वर्मा की कहानी सुनकर उड़ गया। मतलब क्या कहानी थी और क्या कमीना आदमी था। विद्युत वर्मा, शुक्रिया उसका कि आज इस जंगल में एक भी बारहसिंगा नहीं बचा है। प्रिया के लिए इससे ज्यादा बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। वो वहां से निकल आई और अपने कमरे में लौट गई। रात हुई तो बिना मन के ही वो जंगल सफारी के लिए सबके साथ निकल पड़ी। इस बार गाइड एक नया आदमी था, धर्म सिंह। हम अब एकदम कोर एरिया जा रहे हैं। टूरिस्ट के लिए यहां आना मना है, पर बड़े साहब को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक्सेस मिला हुआ है। कहते कहते जीप जंगल के सबसे अंधेरी जगह पर पहुंच गई। एक सींग वाला राइनोसेरस अचानक से जीप के रास्ते को पार कर गया, जिससे धर्म सिंह को अपनी गाड़ी रोकनी ही पड़ी। अरे क्या हुआ धर्म जी? टायर पंक्चर हो गया है समर जी। क्या? ओह नो, अब क्या करेंगे? यार ये तो गया। धर्म, स्पेयर टायर निकालो, बदलते हैं। जी स्पेयर टायर तो है नहीं। क्या? अब क्या करें करण, अब क्या करें? मैडम डरिए मत, कुछ भी नहीं होगा। स्पेयर टायर कौन नहीं रखता यार? यहाँ हम लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं और तुम कह रहे हो कि डरिए मत। अजीब हो यार। प्रिया जीप में बैठी रही, बिना कुछ बोले। रह रहकर वही खौफ उसे झकझोरे जा रहा था। मुझे लगता है कि 34 माइल वॉच टावर शायद पास ही है। एक काम करता हूँ, मैं पैदल टावर पहुंचता हूँ और वहां गार्ड से मदद लेकर आता हूँ। समर ने देखा कि धर्म एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में रिवॉल्वर लेकर भाग गया। चारों चुपचाप बैठे थे जंगल के बीचों बीच। अचानक एक सफेद सी रोशनी आई और पलक झपकते ही गायब हो गई। आरू, वो देखा तुमने? हाँ? क्या देखा? वो सफेद चीज। प्रिया डराओ मत, ये मजाक नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या हुआ? देखो वहाँ, वो कहाँ प्रिया, कहाँ है? चली गई। एक पल यहाँ थी और अब
चली गई। अरे क्या चली गई प्रिया, क्या देख रही हो? वो बारासिंगा, एक सफेद बारासिंगा। उसके होंठ थरथरा रहे थे। उसने इस साए को कई बार देखा है, फिर चाहे वो सपने, वहम या बुरे ख्वाब हों, पर इस बार वो पूरी तरह से पक्की थी कि ये कुछ और नहीं बल्कि बारासिंगा ही था। बारासिंगा खत्म हो चुके हैं उस कमीने विद्युत वर्मा की वजह से। इस नाम से प्रिया के अंदर एक अजीब सी आग दौड़ गई। उसने देखा कि वही सफेद बारासिंगा आज उसके सामने खड़ा था, जीप की तरफ मुंह करके। बिना पलक झपकाए शान से खड़े वो प्रिया को देखे जा रहा था। पूरा सफेद, एक भी निशान नहीं। उसके सींग किसी मुकुट की तरह लग रहे थे। वो सिर्फ प्रिया के लिए आया था, उसे जंगल में बुलाने के लिए। प्रिया जैसे अपने आप को रोक नहीं पाई और वो जीप से उतर गई। प्रिया नो, नो। प्रिया को वो दिखाई दे रहा था जो उन लोगों को नहीं दिख रहा था। अचानक सफेद हिरन पीछे मुड़ा और कूदते हुए झाड़ियों में घुस गया। प्रिया को समझ में आ ही गया। वो उसका पीछा करते करते जंगल में घुस गई। प्रिया, अरे पागल क्या कर रही है? वापस आ जा प्रिया। प्रिया कहाँ जा रही हो? प्रिया वापस आ जाओ। अरे तुम लोग अपनी जगह से हिलना मत और धर्म का इंतजार करो। प्रिया 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 वापस आओ। कहाँ हो? करीब 1 घंटे बाद धर्म अपने साथ एक फॉरेस्ट गार्ड और एक स्कूटर स्पेयर टायर के साथ ले आया। करण ने एक एक करके पूरी घटना धर्म को बताई, जिसके बाद धर्म और गार्ड उन दोनों की तलाश में अंदर चले गए। कुछ घंटों के बाद वो लोग प्रिया और समर को ढूंढ पाए। प्रिया बेहोश थी, उसके सिर से खून बह रहा था। वो समर से लिपटी पड़ी थी, जिसकी हालत खुद ठीक नहीं थी। कीड़ों ने उसके पूरे चेहरे को काट खाया था। धर्म सिंह और गार्ड की मदद से वो दोनों वहां से निकलकर जीप तक पहुंचने में कामयाब हो ही गए। लौटने के बाद प्रिया को वापस होश आया। देशराज ने दोनों को फर्स्ट एड दिलवाया। देशराज ने रात की घटना के बारे में पूछा। समर ने बताया कि कैसे वो प्रिया को पागलों की तरह उसका नाम ले लेकर उसे ढूंढता रहा। कुछ देर बाद वो पेड़ के नीचे बेहोश मिली। समर ने अगले दिन ही शहर वापस लौटने का फैसला कर लिया, लेकिन बदकिस्मती उसके अंकल ने बताया कि कॉटेज से 5 मील दूर गोदारनाथ के पास ब्रिज टूट गया है। अब जब तक ब्रिज ठीक नहीं होता तब तक वहां से निकलना नामुमकिन था। उनके पास हालात संभलने तक वहां रहने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। आरुषि वहां लेटे लेटे पूरे दिन अपनी किताबें पढ़ती। वहीं समर और करण पास वाले तालाब में मछली पकड़ने जाते। वहीं प्रिया ने 2 दिन पास के गांव में वहां के लोगों से घुल मिलकर उनका खाना ट्राई किया। आखिरी रात घटनाओं का होना शुरू हुआ। रात के 8 बजे तक जंगल में बारिश होने लगी और दूर बिजली चमकने लगी। कस्तूरी बिल्ली, जंगली सूअर, कुत्ते और भेड़िए कॉटेज के पास वाले शेड के नीचे पनाह लेने आ गए। अचानक कॉटेज की बिजली चली गई। तेरी की है। वो सब लिविंग रूम में बैठे हुए थे। उनके आसपास सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइन कट गई होगी। गोपाल काका,
एक लैंटर्न दीजिए ना प्लीज। काका, मामा कहाँ है? बड़ा साहब अपनी स्टडी में है, तबीयत ठीक नहीं है। अरे जब हम लोग आए थे तब तो वो बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। ऐसा लगा जैसे बिजली कॉटेज पर ही गिर गई हो, जिसके बाद घर बहुत बुरी तरह से हिल गया, जिसकी वजह से झूमर गिर पड़ा। उस कंपन से उबरने में चारों को थोड़ा वक्त लगा, पर जो हुआ उसे देखकर आरुषि और प्रिया चिल्ला उठे, करण! 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 करण फर्श पर गिरा पड़ा था, खून से लथपथ। झूमर सीधा उसके सिर पे गिरा था। वो पूरी तरह से बेहोश था। हमें अभी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। अभी कैसे? उसे उठाओ। इस तूफान में सारी सड़कें कटी हुई, ब्रिज टूटा हुआ, कैसे? मुझे नहीं पता, पर कैसे भी करके हमें अभी पहुंचना होगा। मामा जी! देशराज ने दरवाजा खोला। उसने फटी हुई आवाज में कहा, क्या हुआ? मामा, हमें हॉस्पिटल जाना होगा अभी के अभी। करण के सर पर बहुत खून बह रहा है मामा, प्लीज। देशराज की आंखें चमक उठी। उसने प्रिया को घूरा। उस घूरने से प्रिया के अंदर जैसे एक चिंगारी दौड़ गई। देशराज ने सीधे खड़े होते हुए कहा, गाड़ी निकालो, चलो। वो सब देशराज की एसयूवी में बैठ गए और वहां से निकलने लगे। यहाँ से शहर के लिए एक बाईपास है, कोई इस रास्ते से नहीं गुजरता। ये एक भूतिया रास्ता है। जैसे ही कार एक लकड़ी की पुल पे पहुंची, एक बड़ा सा साल का पेड़ गाड़ी के बोनेट पे गिर पड़ा, जिससे एक हेडलैम्प बुझ गया। पेड़ का गिरना एक और मुसीबत बन गया था। उसने उनके आगे का रास्ता रोक दिया था। समर बाहर निकला। उसके पीछे गोपाल और प्रिया भी निकले। सिर्फ आरुषि अंदर बैठे अपने बेहोश प्रेमी को संभालती रही। तू सारी चुड़ैल! What do you mean? ये कहते हुए देशराज अचानक प्रिया की ओर मुड़ा। तू ही ये सब कर रही है ना? समर! मामा, ये क्या बकवास कर रहे हैं? इससे पूछ। मामा शट अप! एकदम चुप। तो अब मेरी बात पर यकीन नहीं है, हाँ? मेरा अपना खून तो ये किया है इस हरामजादी ने। इसने तुझ पर जादू किया है बेटा, जादू। बस मामा, बस। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ और इसको ही बोलने देता हूँ। बोल कमीनी, बोल। अरे बता कि तू कौन है, किसके पाप की निशानी है, बोल। प्रिया प्लीज, तुम कुछ मत बोलो। I'll take care of it. I'm sorry. विद्युत वर्मा। मुझे पता था। जिस पल से तू मेरे घर के अंदर आई, मुझे पता था तू उसी खूनी की तरह दिखती है, उसी खूनी की तरह। छोड़ मुझे। Leave me, you psycho. ऐसे ही क्या तुमने मेरे बाप को मारा था? हाँ, मारा था। वो साला मेरी नाक के नीचे बात करता रहेगा, मेरे लोगों को मारेगा, जानवरों को मारेगा, स्मगलिंग करेगा, औरतों की इज्जत लूटेगा। हाँ? वो साला कमीना गलत था, मैंने और नहीं होने दिया। झूठ। ये एक आवाज ना जाने कहां से आई और देशराज की रूह कांप उठी। प्रिया, समर और गोपाल उसे भौचक्के होकर देखते रह गए। साफ था कि ये लोग
वो आवाज नहीं सुन सकते थे जो उसे सुनाई दे रही थी। कौन है? कौन है वो? हाँ? मुझे भूल गए देशराज? आवाज साफ थी पर दूर से आ रही थी, जैसे कोई भूली हुई याद हो। उसे सच बताओ देशराज, हक है ये उसका। अरे उसे पता है। अरे सामने आ मर्द की तरह लड़ साले, धूर्त। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम नहीं बोलोगे, उससे पहले से ही पता है। तुम्हें क्या लगा कि ये इत्तेफाक है कि वो ठीक यहां तुम्हारी चौखट पर आई, वो भी 20 साल बाद, जब तुमने मुझे मरवाया था? सबूत कभी नहीं मिटेगा देशराज, उसे सब पता है। तुम्हें नहीं पता, पर वो पिछले 2 दिन से सब कुछ खोज रही है। गांव वालों और फॉरेस्ट गार्ड से बात कर रही है। तुम्हारी कॉटेज का कोना कोना देख रही है। क्या? हाँ, उसे सब पता है। उसे पता है कि तुम पोचिंग करवाते हो। उसे पता चल गया है कि तुमने पिछले 40 सालों में कितने आदमियों की लाशें गिराई है और कितनी औरतों की इज्जत लूटी है। तुमने लाशों को कहां गाड़ा है वो भी उसने खोज निकाला है। नहीं 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 नहीं। उसे पता है कि तुम सबको कैसे लॉर्ड रैमसे की कहानियां सुनाकर दूर रखते हो, और उन कहानियों में कोई सच नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है लोगों को सच का पता लगाने से रोकना। उनके उस नकली देश राजकुमार का सच। सच कबूलो देशराज, कबूलो। उसे बताओ कि 20 साल पहले क्या हुआ था। बताओ। मुझे छोड़ दो विद्युत, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो विद्युत। तुम्हें हालात पता है तुम्हें हालात। डीएफडी ऑफिस में तुम्हारे अलावा हर कोई मेरे पालतू कुत्तों की तरह मेरे इशारों पर नाचता था। तुम हमेशा मेरे खिलाफ खड़े रहते। तुमने ही तो सतीश के खिलाफ डीएफडी को खबर करी। वो मेरे पास आया था, मैं क्या करता? इसीलिए मुझे मरवा दिया। और कोई रास्ता भी तो नहीं था। सालों का बनाया हुआ ये गैर कानूनी धंधा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खतरे में था। मैं कैसे जाने देता? पहले सतीश को मारा और फिर मुझे। सतीश बेवकूफ था। उसने हमारा पूरा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे हवाले कर दिया था। उसे तो सजा मिलनी ही थी, और फिर हमें भी तो एक बलि का बकरा चाहिए था। और फिर तुमको मारना पड़ा विद्युत, मारना पड़ा। अगर तुम हमें एक्सपोज कर देते तो हम लोग कैसे बचते? हा? पर वहां भी तो नहीं रुके। मेरे नाम पर एक झूठी मूर्ति बनवाई। अपने झूठ को बचाने के लिए मेरे नाम का झूठ फैलाया तुमने। पता है विद्युत, पता है। तब जवान और बेवकूफ था। अब बुढ़ा हूं और अपनी गलती मान रहा हूं। गलती सुधारने का मौका दो, एक मौका दो, एक मौका। अचानक देशराज ने प्रिया को पकड़ लिया और एक चाकू उसके गले में लगा दिया। तेरी बेटी विद्युत देख, बड़ी खूबसूरत
हसीन और मस्त माल। तेरी तरह दिखती है, हाँ? है ना, है ना? मुझे यही लगा था। विद्युत गुर्रा उठा। अब मुझे जाने दे, मैं उसे छोड़ दूंगा, नहीं तो वो भी तेरे साथ पूरी कायनात के खत्म होने तक यहीं भटकती रहेगी, भटकती रहेगी। चढ़ दे, चढ़ दे। गोपाल और प्रिया उस लड़ाई को सिर्फ अपनी आंखों से देखते रहे। एक चमगादड़ ने अचानक देशराज के चेहरे पे हमला किया और वो फिसल पड़ा। कई सारे चमगादड़ अपनी अपनी जगहों से निकल आए और अपने पंजे और पंखों से उसके पूरे चेहरे पर हमला करते रहे। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो घाटी में गिर गया। समर ने जैसे ही अपने मामा को पत्थरों और पानी से टकराते हुए देखा, वो सहम गया। प्रिया उसके बगल में आ गई। दोनों ने देखा कि कैसे गीदड़ों का एक पूरा झुंड न जाने कहां से आया और बेहोश पड़े उस आदमी पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में गिद्धों ने बची खुची कसर पूरी कर दी और जंगल के राक्षस का अंत जंगल के असली मालिकों ने कर दिया। जैसे ही जानवरों ने अपना खाना खत्म किया और वहां से निकल गए, प्रिया ने देखा कि एक सफेद हिरन वहां किनारे पर आकर देशराज की लाश के बचे हुए टुकड़ों के पास खड़ा हो गया। वो जंगल का राजा बारहसिंघा था। वो उसे साफ साफ देख पा रही थी, बिल्कुल अपने सपने की तरह। उसने अपने पिता को आखिरकार पहचान लिया उसने अपने पिता को। बारिश और आंधी भी बंद हो चुकी थी। अगली सुबह तक करण को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गुवाहाटी पुलिस ने छानबीन की और देशराज को कई क्रिमिनल एक्टिविटीज का दोषी पाया। तुम्हें पहली बार कब लगा था कि तुम्हारे पिताजी जो है वो निर्दोष है? तुम्हें वो रात याद है जब मैं उस सफेद हिरन के पीछे जंगल में भाग पड़ी थी? वो हिरन मुझे जंगल के बिल्कुल अंदर ले गया। मैं तब तक उसके पीछे दौड़ती रही जब तक कि मेरा सर पेड़ से नहीं टकराया और मैं गिरी नहीं। बेहोश होने के पहले मेरे चेहरे पर कहीं से एक कागज का टुकड़ा गिरा था, बस एक पल के लिए, पर पूरी तरह से याद है। क्या था उस कागज में? तुम्हारे पिता एक सच्चे और ईमानदार इंसान थे। सच वो नहीं जो तुमको इतने सालों तक बताया गया, सच वो है जो तुम्हें पता नहीं। जाओ, सच के बारे में पता करो बेटा।